पैटर्न और सिलेबस का ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न होता है। जितने भी कंफ्यूजन से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेशन देके पंप करके छोड़ दूंगा। पॉइंट ये है कि आपको एक रैशनल तरीके से प्रैक्टिकली ये समझ में आना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम होता कैसा है और क्या क्या पूछा जाता है, और वो चीज सटीक तरह से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दी थी कि किस तरह से एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 3 फेजेस में, 3 चरण में ये जो यूपीएससी का पूरा सफर है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सफर है, ये भी हमने जो कंफ्यूजन था पिछले वीडियो में क्लियर करा था। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो वो देखिएगा, तो आपको उससे ये समझ में आएगा कि आखिरकार सिंपल स्टेप्स, एक इंसान जो एक एस्पिरेंट होता है उसे एक आईएएस ऑफिसर अगर बनना है तो क्या प्रोसेस होती है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, जब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम देके आप कोई भी पोजीशन पा लेंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, कलेक्टर साहब बन जाएंगे। तो वो एक जर्नी है पूरी कि लगभग जैसे मई एंड या फिर जून से प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है वो मेंस लिखता है, जो मेंस क्वालिफाई करता है उसको इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है, और फिर मार्च अप्रैल के अराउंड उसका रिजल्ट आता है। तो एक ये पूरा का पूरा एक एस्पिरेंट का एक पूरा साल लगता है इस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस में एक पूरा साल लगता है। तो कब कहां कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कितने नंबर के क्या एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या पूछा जाता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हियर वी गो, शुरू करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स या फिर आप क्या कहेंगे, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब क्या है कि इसे प्रीलिम्स कॉमनली कहा जाता है, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। यहां पे प्रीलिम्स सबसे पहली स्टेप रहती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। जस्ट टू गिव यू द कंटेक्स्ट, यूपीएससी बॉडी है, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम करवाता है, उनमें से एक एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू ही कोई भी एस्पिरेंट जो ए ग्रेड की सर्विसेज रहती है, सिविल सर्विसेज रहती है, उसमें क्वालिफाई करके कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, ये सारी पोजीशंस पाता है। तो प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है जहां पे 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर किस प्रकार के होते हैं? पहला होता है पेपर 1, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। 2-2 घंटे के दोनों एग्जाम होते हैं। पेपर 1 जो होता है तो 200 मार्क्स का एक एग्जाम होता है, जिसका ड्यूरेशन 2 घंटे होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप 10:30 बजे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 10:30 से 11:30 और 12:30 ये 2 घंटे आपका एग्जाम चलेगा। अब यहाँ पे इस पेपर में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी जो 100 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से कितने सही करना है, कितने गलत करना है, उन सारी चीजों पे भी बात करेंगे। पहले 2 मिनट ये देख लो कि एक पेपर आपने दे दिया उस दिन में, दूसरा पेपर भी उसी दिन होगा। जैसे मान लीजिए 2:30 बजे से दूसरा पेपर होगा, तो 2:30 से 3:30, 4:30, 2 घंटे तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो पेपर देना है। अगेन पेपर 2 जो होगा वो भी 200 नंबर का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन 80 ही होंगे। ठीक है, यहां पे इस चीज को नोट करना है। तो दूसरे पेपर में क्वेश्चन 80 होंगे। अब दोनों पेपर में क्या डिफरेंस है? पेपर 1 जो होता है उसे जनरल स्टडीज का पेपर कहा जाता है। पेपर 2 जो होता है उसे सीसैट का पेपर कहा जाता है, सीसैट का एग्जाम कहा जाता है। अब पेपर 1 जो जनरल स्टडीज जीएस का एग्जाम होता है, इसमें तमाम चीजें, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ जो आप एक जनरल स्टडीज का पार्ट होता है, वो सारी चीजें, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पेपर 1 में आता है। और पेपर 2 जो सीसैट का एग्जाम होता है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम होता है, यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो वाली चीज होती है। अब कैसे ये तय किया जाएगा कि कौन पेपर 1 पास कर गया और कौन पेपर 2 पास कर गया, पेपर 1 में कितने नंबर लाना होंगे, पेपर 2 में कितने नंबर लाना होते हैं, तो उस चीज पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पेपर 2 जो होता है, जो सीसैट का एग्जाम होता है, तो ये जो एग्जाम होता है इसमें कंपटीशन किसी और से नहीं है, इसमें कंपटीशन एक बेंचमार्क से है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि पेपर 2 में आपको पास होना होता है, पास होना पड़ता है, उसमें कंपटीशन नहीं है। पास होना होता है मतलब क्या, कि जैसे आपके स्कूल के एग्जाम में आपको 33% लाना रहता है, 33% से आप ज्यादा ले आए तो आप पास हो गए, तो उसी तरह से पेपर 2 में कंपटीशन नहीं है कि सबसे ज्यादा नंबर लाना है। पेपर 2 में सीसेट के एग्जाम में सिर्फ आपको पास करना है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। 33% फिक्स कर दिए गए। 33% यानी कि क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे 200 मार्क्स का 33% यानी कि 66 मार्क्स, तो 66 मार्क्स लाना है। 66 मार्क्स लाना है, 80 में से 27 क्वेश्चन सही करना है। यहां पे अगर मिनिमम इतना कर लिया किसी ने, तो वो पेपर 2 क्वालिफाई कर गया है, मतलब पेपर 2 उसने पास कर लिया है। सिर्फ पेपर 2 पास करने से लेकिन आप मेंस के एग्जाम में नहीं पहुंच जाओगे, आपको पेपर 1 में भी क्वालिफाई करना होगा। अब पेपर 1 में खेल होता है क्या, पेपर 1 जो होता है, तो यहां पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं है, यहां पे कट ऑफ बेस्ड क्वालिफिकेशन जाता है। कट ऑफ बेस्ड क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी कि मान लीजिए अगर जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर की, जैसे 7 से 8 लाख लोगों ने, 7 से 8 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्जाम लिखा है, तो यहां पे अब ये देखा जाएगा कि अगर यूपीएससी को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मेंस एग्जाम वाला जो फेज रहेगा, उसमें 15,000 कैंडिडेट्स को एग्जाम लिखवाना है, तो ये पेपर 1 में से जो 7 से 8 लाख लोग जो मैं आपको नंबर दे रहा हूं जो एग्जाम लिख रहे हैं, तो उसमें से मात्र 15,000 ऊपर के जो बच्चे होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक कट ऑफ रहेगा कि हाँ
ऐसे बच्चे जिन्होंने 200 में से मान लो क्या है 150 नंबर ले आए तो वो आगे सब पहले क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए। ऐसा करते करते 15,000 बच्चे तक, एक एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल नंबर है, फिक्स नहीं कि 15,000 बच्चे लेना है, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूं जैसे 13 से 14 गुना बच्चे लिए जाते हैं जितनी टोटल रैंक्स होती है उसकी। तो मान लो 1000 रैंक है, 1000 रैंक है तो 13 से 14,000 बच्चे जो है वो मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं। रैंक के हिसाब से 13 से 14 गुना प्रपोर्शन में बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो प्रीलिम्स लिखा बहुत सारे स्टूडेंट्स में, उनमें से जो टॉप के 13,000 14,000 स्टूडेंट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स दे आर गेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि एक कट ऑफ सेट हो जाता है कि हाँ 200 में से 110 नंबर तो आपको मिनिमम लाना होगा, तब आप कहीं उस क्वालिफिकेशन मतलब उस कह सकते हैं कि उस ग्रुप में जाएंगे जो 13 से 14,000 बच्चे जो मेंस लिखने वाले हैं। तो आपको मेंस एग्जाम अगर लिखना है तो आपने पेपर 2 सीसेट तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 33% आपको लाना रहेंगे। पेपर 1 में आपको कंपीट करना पड़ेगा, कट ऑफ जो सेट होगा उस साल के, अब ये कट ऑफ क्या रहता है तो कभी 110 नंबर का भी हो जाएगा, कभी 90 नंबर का भी हो जाएगा, डिपेंडिंग कि उस साल पेपर कैसा आ रहा है। तो यहां पे आप कट ऑफ जो सेट होगा उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, तब आप पेपर 1 पास, मतलब आप तब कहलाएंगे कि हाँ आपने पेपर 1 पास किया है। अब इसमें एक और पेज है, वो क्या है कि पेपर 1 आपने कट ऑफ के हिसाब से क्वालिफाई कर लिया, पेपर 2 में आपने 33% ले आए, वेरी गुड। लेकिन अगर आप गलत आंसर्स कर रहे हैं तो उस पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यूपीएससी जो है तो एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है तो एक नेगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जामिनेशन है, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। वो कितना होता है 1/3, मतलब सही आंसर करने पर 2 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलत आंसर कर दिया तो आपको जो सही नंबर मिले थे उसमें से 1/3 माइनस होता जाएगा, यानी कि हर एक गलत आंसर पर 0.66 मार्क्स जो आपके डिडक्ट होते जाएंगे आउट ऑफ दी मार्क्स यू अर्न बाय गिविंग द राइट आंसर। फाइन, तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ये ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन तुक्का लगा के आ जाएंगे, आपके तुक्के आपको नेगेटिव में नंबर दिलवा सकते हैं, जैसे -22 मार्क्स आ रहे मान लो किसी के, तो ये भी केस हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर फॉर द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो अगर 2 नंबर दिया है तो उसका 1/3 यानी कि 0.66 मार्क्स जो है आपके पेनल्टी के फॉर्म में डिडक्ट करेंगे अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं। तो सही आंसर पे 2 नंबर। तो इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 होता है। अब पेपर 1 और पेपर 2 में जिसने क्वालिफाई कर लिया, मान लो कि पेपर 1 में कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आए, पेपर 2 में मिनिमम 33% मार्क्स लाना था, सीसेट के पेपर में आपने अगर क्वालिफाई कर लिया, तब आपकी जर्नी शिफ्ट होगी आगे की तरफ, यानी कि मेंस एग्जाम में। अब सवाल यहां पे आता है कि पेपर 1 में पूछा क्या जाता है, पेपर 2 में पूछा क्या जाता है। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक ब्रॉडली एक टॉपिक्स का कवरेज दिया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ एक कॉमन कंसेप्शन है ना कि अंडर द सन एवरीथिंग इज आस्क्ड इन द एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वहां पे आपको वो चीज समझना होगा कि सिलेबस ही इस तरह से बनाया है कि वो हर चीज पूछी जा सकती है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है, जो यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के दिया है। वो क्या है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि देश दुनिया में जो भी चल रहा है सब कुछ, अंडर द सन एवरीथिंग कम्स अंडर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहां पे ये प्रिसाइजली हमें समझ में आ गया कि वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाना क्योंकि वो नहीं लिखी, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री तो भाई एंशिएंट से लगा के मिडिवल, मॉडर्न, सब कुछ। और अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री में मान लो कुछ करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हो रहा है तो वो भी आ जाएगी फिर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो छोड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेबस उस तरह से डिजाइन किया है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हर जगह से आ सकते हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, तो पूरी ज्योग्राफी, कुल मिला के ज्योग्राफी में सब कुछ। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो होपफुली हमें वर्ल्ड की सारी पॉलिटी नहीं पढ़ना है, लेकिन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछे जा सकते हैं, तो कंपैरिजन वाला पार्ट वहां पे रहता है। ठीक है, मैं आपको एक तरह से होलिस्टिक व्यू दे रहा हूं कि हाउ डायनामिकली सिलेबस इज डिजाइन। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा, एवरीथिंग। तो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, सोशल डेवलपमेंट, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह चल रही है, बजट हो गया, बजट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा जब साथ में लगा दिया जाता है तो इसके अलावा सब कुछ जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो कोर सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप छोटी क्लासेस में एनसीईआरटी में पढ़ते थे, तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो वो चारों कोर बुक्स जो है वो तो कवर हो ही रही है। उसी के साथ साथ में जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें भी कवर हो जाएगी। दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब जरूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट हो और उसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो साइंस है जिसमें आपको कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे यूपीआई काम कर रहा है आपके इर्द गिर्द, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यूपीआई कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन द पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा तो उसमें सब कुछ पूछा जा सकता है, और इसका सिलेबस इस तरह से, इस डायनामिक्स के साथ डिजाइन किया गया कि सब कुछ उसमें कवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये डरावना लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा
सेंस ऑफ रिलीफ देता हूं पेपर 2 जिसमें आपको कट ऑफ नहीं फेस करना होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग 33% लाना होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या होने वाला है, तो कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज होते हैं और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन एक तरह की चीजें आ जाएंगी। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन, वो सारी चीजें जो कि लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होती है। उसी के साथ साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी। अब कुछ बच्चे यहां सोच रहे होंगे कि मैथ्स आ गया है, मैथ्स से डर के ही तो हम यूपीएससी की तरफ भाग रहे थे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ भाग रहे थे कि हमें मैथ्स ना पढ़ना पड़े। तो यह मैथ्स जो होता है तो बेसिक न्यूमेरिसी होती है, क्लास 10th के लेवल का होता है, जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बन सकता है। तो एज सच जो जिन लोगों को मैथ्स का फियर है, तो ऐसा नहीं है कि यहां भी मैथ्स आ गया, ठीक है। तो यहां मैथ्स जो रहता है बहुत बेसिक रहता है और इसमें आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ एक मिनिमम 33%, ऐसा नहीं कि यहां से आपको कंपीट करना है, कट ऑफ पार करना है, वो चीज नहीं रहेगी यहां पे। सो दिस इज गुड। तो प्रीलिम्स का पेपर 1 का सिलेबस, प्रीलिम्स का पेपर 2 का सिलेबस हो गया। पैटर्न मैंने आपको यहां पे पूरा बता दिया कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद में आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। तो बधाई हो। अब आप अगर मेंस एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स देने के बाद में आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब सवाल यहां आता है कि मेंस में बदलता क्या है। मेंस प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब मेंस में बदलेगा क्या, तो मेंस एग्जामिनेशन जो होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, वहां आपको लिखना होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक दिन में खत्म होने वाला एग्जाम नहीं है, 4 से 5 दिन तक एग्जाम चलेंगे, 9 पेपर होंगे। वो 9 पेपर का पूरा एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे पेपर होंगे, क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या होता है, सारी चीजें बताता हूं। तो अब यहां पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस का एग्जामिनेशन लिखेंगे। मेंस के एग्जामिनेशन में क्या होता है वो समझाता हूं। डिस्क्रिप्टिव होता है और मल्टीपल पेपर्स होते हैं। तो पहली चीज कि 9 पेपर होते हैं, जी हाँ, 1 2 3 4 5 नहीं, 9 पेपर जो आपको लिखने होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। और ये यहां से आपको मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि ये स्कूल बेस्ड टाइप के एग्जाम होंगे आपके, स्कूल बेस्ड टाइप के, यानी कि पैटर्न थोड़ा सा स्कूल जैसा रहेगा लेकिन लेवल अलग रहेगा, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, मेंस एग्जामिनेशन 9 पेपर है। 9 पेपर में जैसे अगर आप देखेंगे तो 9 पेपर में सबसे पहले आपके 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर। अब ये क्वालिफाइंग पेपर जो है, तो ये सीसेट वाला एग्जाम जो हमने पेपर 2 दिया ना प्रीलिम्स में, उसी के भाई बहन है। मतलब यहां पे आपको रैंक के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है, कट ऑफ नहीं पार करना है, यहां पे आपको एक मिनिमम नंबर सिक्योर करना है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, तो एक मैंडेटरी लैंग्वेज जो रहेगी जो आपको क्वालिफाई करना होगी वो इंग्लिश है, और दूसरी एक इंडियन लैंग्वेज। तो इंडियन लैंग्वेज कौन सी, तो जैसे जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो उन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें एस्पिरेंट कंफर्टेबल है, वो अपनी उस लैंग्वेज को चूज करके उसमें एग्जाम दे सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मतलब इंडियन लैंग्वेजेस वाला जो पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल कि इसमें आपको कोई कट ऑफ या फिर कंपीट नहीं करना है, मिनिमम नंबर लाना है। और इसका मिनिमम नंबर जो होता है मात्र 25% होता है। और 300 नंबर के पेपर होते हैं, 300 नंबर का पेपर 1 होता है, 300 नंबर का पेपर मतलब पेपर ए होता है, पेपर बी होता है। तो 300 में से जैसे अगर आप देखेंगे तो 25% दोनों में ही आप एक लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी और दूसरी लैंग्वेज रहेगी आपकी एक इंडियन लैंग्वेज। अब ये ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, 3 घंटे तक आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। ये आपने क्वालिफाई कर लिया, क्या ये आपने क्वालिफाई कर लिया आपने पहला पेपर यानी कि जो 9 पेपर होना उसमें पहला सेट ऑफ पेपर जो कि 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज का और एक इंडियन लैंग्वेज का, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 25% नंबर लाना होते हैं। जिन पेपर से आपकी रैंक का कोई लेना देना नहीं, जिनमें कोई कंपटीशन नहीं है, कट ऑफ बेस नहीं है, सिर्फ आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये 2 पेपर को आप कह सकते हो कि ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके 9 पेपर में जो बचे हुए 7 पेपर हैं, उन 7 पेपर में आपकी रैंक तय होगी, उन 7 पेपर में आपके नंबर चेक किए जाएंगे, सारा सब कुछ। लेकिन वो 7 पेपर तभी खोले जाएंगे जब आप इन 2 पेपर में क्वालिफाई करेंगे। तो उसको एकदम ऐसा भी हल्के में नहीं लिया जाता कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वालिफाई करना होंगे पहले, सबसे पहले आपके ये 2 पेपर ए और पेपर बी चेक होते हैं और आप इनमें क्वालिफाई करते हो, तभी आपके दूसरे पेपर्स के दूसरे एग्जाम जो आपने लिखे उसके बंडल खुलते हैं। तो दूसरे एग्जाम जो आपने लिखे उन पर आते हैं। सबसे पहला जैसे या फिर हम कह सकते हैं कि जो तीसरा एग्जाम होगा आपका वो होता है एसे राइटिंग का। मैं साथ ही साथ जहां सिलेबस हो सकता है बताते भी चल रहा हूं, जैसे कि ये जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का, तो यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रिसाइज राइटिंग और ओपिनियन देना, ये सारी चीजें लिखा जाएगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज पे कमांड लिखी जाती है, बेसिक होता है। तो पेपर 1 पेपर 2 हो गया। पेपर 3 जो होगा आपका वो होगा एसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग पे टॉपिक क्या होगा, तो जो भी हमारे सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, फिलोसफी से जुड़ा हुआ कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप किस तरह से चीजों को देख पा रहे हैं और देखने के बाद एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ऐसे राइटिंग वो आपका 3rd पेपर होगा। अब यहां से आप जिसे देखेंगे तो ये जो 7 पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर क्वालिफाइंग हटाने के बाद में ये जो आगे के 7 पेपर होंगे, इन 7 पेपर में कंपटीशन है। इन 7 पेपर में कैसा कंपटीशन है वो समझाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहला जैसे ऐसे राइटिंग हुआ, तो हर पेपर अब आपका 250 नंबर का होने वाला है। 250 नंबर आपने यहाँ पे 250 नंबर के लिए कंप्लीट किया। उसके बाद में आपके 4 पेपर होते हैं जिन्हें जनरल स्टडीज का पेपर कहा जाता है। अगेन तो ऐसे राइटिंग का सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो जनरल इश्यूज जो सोसाइटी, पॉलिटी, फिलोसफी से जुड़े हुए होंगे।
अब बात करते हैं हम जनरल स्टडीज के पेपर, जो कि 4 पेपर होंगे। तो पेपर नंबर 4, 5, 6, 7 उसमें जनरल स्टडीज के पेपर होंगे अगेन, जो कि वही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों से डील करते हैं। तो यहां पे जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो है इन्हें समझते हैं। तो पेपर नंबर 4, 5, 6, 7 जो होंगे, ये जो पेपर होंगे आपके, ये पेपर कैसे होंगे, क्या होंगे, इनका सिलेबस मैं आपको अभी बताता हूं आगे। उसके बाद में 2 पेपर और बच रहे हैं, तो 3, उसके बाद में 4, 5, 6 और 7 पेपर आपने इस तरह से जनरल स्टडीज के दे दिए। अब 8वां और 9वां पेपर जो होगा आपका, इन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम कहा जाता है, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2। क्या कहानी है, देखिए यहां तक है ना, आपसे किसी तरह का स्पेसिफिकेशन नहीं मांग रहा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कि आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा आना चाहिए या फिर ज्योग्राफी बहुत अच्छा आना चाहिए, वहां तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। इन जनरल अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 में पूछा जाएगा। लेकिन जब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि एस्पिरेंट को खुद सिलेक्ट करना होता है, मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा मैथ्स, अब आप चाह रहे हैं कि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मैथ्स में भी एग्जाम दो। जी हाँ, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो एस्पिरेंट खुद चूज करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, तो वो जनरल स्टडीज में जो पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा वो तो वो लिखेगा ही, साथ ही साथ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर सकता है, और पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करने के बाद में उसका एग्जाम दे सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं जो कि एस्पिरेंट खुद चूज करता है। तो ये आपका पेपर नंबर 8 होगा और पेपर नंबर 9 होगा। तो इस तरह से आपके 9 पेपर होते हैं। अगेन अब गणित क्या है, गणित ये है कि हर एक पेपर 250 नंबर का होगा। कहां से, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 9 तक। क्यों, क्योंकि पेपर नंबर 1 और 2 तो क्वालिफाइंग है नेचर में, तो वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें आपकी रैंक डिसाइड नहीं होगी, उसमें आपको कंपीट नहीं करना है। यहां आते हैं अगर, तो यहां आपको पता चलेगा कि पेपर नंबर 3 250 नंबर का हो गया, पेपर नंबर 4, 5, 6 और 7 आपका 250 नंबर के हो गए, और पेपर नंबर 8 और 9 आपके 250 नंबर के हो गए। तो इस तरह से पूरा ये जो 7 पेपर है, तो 250 नंबर के 7 एग्जाम आपको देना होंगे, और आउट ऑफ 1750 आपको मार्क्स सिक्योर होंगे। तो इतने नंबरों का आपने एग्जाम लिखा है, उसमें से आपको कितना नंबर मिल रहा है। तो अब जैसे एक एग्जांपल, फिर अगेन हाइपोथेटिकल नंबर लेके चल रहे हैं कि 1000 वैकेंसी थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। अब सारे के सारे 1000 लोग आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मान लीजिए कि आईएएस की वैकेंसी 100-200 आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, बाकी कुछ आईपीएस बनेंगे, कुछ आईआरएस बनेंगे, कुछ आईएफएस बनेंगे, कुछ आईएफओएस बनेंगे। तो अलग अलग आपको फिर कैटेगरी के ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे जो टोटल वैकेंसी थी, तो वो मिला के 1000 वैकेंसी थी। तो अब पेपर जो एग्जामिनेशन लिखा है, तो मैंने बताया कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में अराउंड 13 से 14 गुना बच्चे आते हैं जितनी टोटल वैकेंसी होती है उसकी। तो 13 से 14 हजार स्टूडेंट्स ने क्या किया है, 13 से 14 हजार स्टूडेंट्स ने मेंस का एग्जामिनेशन लिखा है, और उन 13 से 14 हजार स्टूडेंट्स में से आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है उसका 3 से 4 गुना बच्चा जो है इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। तो अब आप ये कैसे तय करेंगे कि वो 3 से 4 हजार बच्चे कौन होंगे जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे बच्चों ने, सारे एस्पिरेंट्स ने 1750 नंबर का एग्जाम लिखा है। अब उसमें से ये देखा जाता है कि कौन टॉप के 3 से 4 हजार बच्चे जिनके सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि 1750 में से आपको 1700 नंबर लाना है, 1730 नंबर लाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि मात्र 50% नंबर अगर आप ला रहे हैं, 52% नंबर पे कंट्री टॉप कर दी जाती है। यानी कि इन 1750 में से अगर 950 नंबर हैं, तो 950 नंबर पे दिस इज श्योर कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ही नहीं देता। यहाँ पे आप देखेंगे जब कॉपी चेक होती है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नंबर जो है, तो नंबर आपको बहुत प्रिसाइज मिलेंगे। तो उस हिसाब से अगर 250 नंबर के पेपर में से आपने 150 नंबर लिया है, तो वो बहुत अच्छे नंबर है, वो बहुत अच्छे नंबर है। 250 नंबर के पेपर में से 150 नंबर ला लेना। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे राइटिंग, जनरल स्टडीज के 4 पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर, इस तरह से 1750 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। 1750 नंबर का एग्जाम देने के बाद में एक एस्पिरेंट को मतलब जो टोटल इंटरव्यू के लिए कॉल जाते हैं, तो टॉप के अगर 3000 इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो ये तय किया जाता है कि हाँ 1750 में से जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 3000 स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या कि पेपर 1 और 2 सिर्फ क्वालिफाइंग का है, उसके नंबर यहाँ नहीं जुड़ेंगे। फाइन, ये 1750 में से तय किया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इंटरव्यू के लिए चले, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिसर बनी गए। तो यहाँ पे 1750 में से जितने नंबर मिल रहे हैं और उस हिसाब से जो टॉप के स्टूडेंट्स उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल गया है। आगे देखते क्या होता है। तो क्वालिफाइंग इन नेचर ये पेपर 1 और पेपर 2 जो है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दीस पेपर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग के लिए सिर्फ 1750 नंबर को ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे का पेपर का सिलेबस आपको पता है, इन जनरल हो गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको पता है कि जो आप चूज कर रहे हैं उसका ग्रेजुएशन लेवल तक का सब कुछ पूछा जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस क्या होता है। तो जो जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 250 नंबर का पूछ लिया गया है। फिर जनरल स्टडीज 2 में
गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब पूरा पॉलिटिकल साइंस 250 नंबर का पूछ लेगा। फिर 250 नंबर में आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसपे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सारा सब कुछ 250 नंबर में पूछ लिया जाता है। और पेपर 4 जो होता है, जो कि स्कोरिंग होना चाहिए, जो कि मोस्ट इग्नोर्ड होता है, वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर नंबर 4 होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मॉरल साइंस वाला एस्पेक्ट जो है वो पूछा जाता है, केस बेस्ड स्टडीज होती है, ये सारी चीजें। तो ये सिलेबस होता है जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 के पेपर का। फाइन, तो ये मेंस का सिलेबस आपको समझ में आ गया, मेंस का एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया कि 9 पेपर किस किस तरह के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। तो हर एक पेपर 250 नंबर का होगा। वो जो 7 पेपर होंगे, 1750 में से नंबर लाना होंगे, और जो 1750 में से सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 2000 से 3000 स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसी, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है। तो वंस अगेन एक बार समराइज करें, प्रीलिम्स क्वालीफाई करा, मेंस के लिए आप एलिजिबल हुए। मेंस में आपने लिखा एग्जाम, आपको मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 1750, उसमें से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे वो उनके पास में कॉल जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करना है अब। क्यों? क्योंकि वो एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू टेस्ट हो गया है। इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जहां पे बोर्ड के सामने जाके वो बोर्ड आपको पर्सनली एनालाइज करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ में हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द नॉलेज व्हिच यू हैव। फाइन, तो वो सारी चीजें टेस्ट होती है पर्सनालिटी टेस्ट में। क्या बदलता है? तो यहाँ पे ठीक है, कोई आपको ऐसे लिखना नहीं है कुछ पर्सनालिटी टेस्ट में, वहां पे तो आपको जाके बैठना है और इंटरैक्ट करना है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां चेक किया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का होता है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझना होगी, 1750 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो गया है। उसके बाद में 1750 के बाद में 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इस 275 में से मान लीजिए आप 50 नंबर ला रहे हैं, और इस 275 में से कोई मान लीजिए 150 नंबर ला रहा है। दो अलग अलग तरह के कैंडिडेट हैं। तो क्या 50 नंबर वाला फेल हो गया? क्या 150 नंबर वाला पास हो गया है? तो अगेन यहाँ पे एक बहुत जनरल क्या है, मिथ होता है, उस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में फेल हो गए। फेल इंटरव्यू में नहीं होते। क्यों? क्योंकि मार्क्स क्यूमुलेटिव देखे जाते हैं। क्यूमुलेटिव कैसे देखे जाते हैं? तो 1750 नंबर का आपका पूरा मेंस एग्जामिनेशन था, प्लस 275 नंबर का आपका इंटरव्यू था, तो ये 2025 नंबर हो गए टोटल। तो जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो उस फाइनल लिस्ट में 2025 में से नंबर दिए जाएंगे। 2025 में से नंबर दिए जाएंगे मतलब कैसे? कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 1000 नंबर सिक्योर करे हैं, और मान लीजिए आपने यहाँ पे 50 नंबर ही सिक्योर करे हैं, लेकिन आपका क्यूमुलेटिव नंबर जो है तो वो 1050 बन रहा है, और 1050 इज अ गुड नंबर। 1050 पे आपको रैंक मिल सकती है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कि जो मेंस में क्वालिफाई किया था किसी व्यक्ति ने, मेंस में क्वालिफाई करने का 1750 नंबर का पेपर लिखा, और पेपर लिखने के बाद में उस व्यक्ति को 800 नंबर ही मिले। तो जो मान लीजिए इंटरव्यू के लिए 3000 कॉल गए थे, तो सबसे आखिरी स्टूडेंट ये व्यक्ति था जिसे सिर्फ 800 नंबर मिले थे। ये सबसे आखिरी व्यक्ति था। अब इसने अगर इंटरव्यू में मान लीजिए इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद में 150 नंबर भी लाया, तो भी गारंटी नहीं है कि इस व्यक्ति का हो जाएगा। तो मार्क्स क्यूमुलेटिव देखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ इंटरव्यू में फेल किया गया है। समझ में आया? तो वो क्यूमुलेटिव मार्क्स देखे जाते हैं। ये बात है कि इंटरव्यू का वेटेज जो रहता है तो 25 नंबर ज्यादा रहता है, वो 275 नंबर का रहता है। मार्क्स समझ में आया? तो 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, और उसके बाद में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, वो क्यूमुलेटिव मार्क्स देखने के बाद में लिस्ट बनती है, और उस लिस्ट के हिसाब से क्या होता है, रैंकिंग तय की जाती है। तो उस लिस्ट के हिसाब से जो पूरा 2025 नंबर है, तो 2025 में से सबसे ज्यादा जिसके आए उसकी रैंक 1 होगी, सबसे कम जिसके आए उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली रैंक जाएगी। उसकी शायद 1000 वैकेंसी है तो 1000 भी रैंक रहेंगी, और जो टॉप के रैंक्स रहेंगे उन्हें आईएएस कैटेगरी मिल सकती है, आईएएस ऑफिसर की। तो इस तरह से आईएएस ऑफिसर बना जाता है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स? तो कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं? तो अगर मैंने बताया कि जितनी वैकेंसीज है उससे 3 गुना के अराउंड इंटरव्यू के लिए कॉल जाते हैं। तो अगर 1000 वैकेंसी, तो मान लीजिए 3000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो हर 3 में से एक व्यक्ति, फिर आप जैसे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 3000 लोग इंटरव्यू के लिए गए उनमें से 1000 लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, और उनमें से भी टॉप रैंक के जो लोग रहेंगे वो आईएएस कैटेगरी में आईएएस ऑफिसर बनेंगे। क्लियर हुआ? ये पूरी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग समझ आई होगी पूरा एग्जाम पैटर्न के साथ साथ में क्या किस तरह से सिलेबस रहता है, वो सारी चीजें मैंने कोशिश करी कि यहाँ पे कवर कर पाऊं। व्हाट्स नेक्स्ट? कठिन है? जी हाँ, बिल्कुल कठिन है, उतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत कठिन आने वाली है। तो होगा नहीं होगा? अगेन, यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहा जाता है। क्या आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो? जैसे 2023 में जो एक एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, वो एग्जाम ऐसा था कि शायद जो 2022 में क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे दिया हो, लेकिन इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया, उससे प्रीलिम्स भी ना निकले। तो बड़ा वेगनेस है, बहुत अनसर्टिनिटी है। लेकिन क्या चुनौतियों के सामने हथियार डाल दिए जाते? नहीं। आपको रियलिस्टिक होना होगा, प्लान बी भी रखना होगा, आपको अपने इस पूरे प्रिपरेशन का एक प्लान बनाना होगा, मेहनत करना होगी। और जैसे अगर आप देखेंगे तो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद में आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और आईएएस ऑफिसर जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो है, वहां पे एक ये संस्कृत का एक श्लोक है, शीलम परम भूषणम। कैरेक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा ऑर्नामेंट होता है।
जो इंसान का चरित्र है वह उसका सबसे कीमती, सबसे बड़ा जेवरात होता है। तो आपको वो चीज समझना होगी कि आपको इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रिपरेशन प्लान में अपने कैरेक्टर पे काम करना होगा। आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से आईएएस ऑफिसर या फिर यूपीएससी ऑफिसर नहीं, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे ऐसा नहीं होगा। आपको एग्जाम के साथ साथ अपने आप को उस थॉट प्रोसेस में डालना होगा। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक आर्ट सीखना होगा आपको, स्पीड और पेशेंस का, कंसिस्टेंसी का। क्यों? क्योंकि ये वैसा नहीं है कि आपने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस इस बार नहीं हो तो अगली बार मेंस दे लेंगे, अगली बार फिर आपको प्रीलिम्स से स्टार्ट करना होगा। हो सकता है आपने इंटरव्यू दे दिया हो लेकिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो अगली बार आपको तैयारी करके फिर से प्रीलिम्स देना होगा। तो सांप सीढ़ी के खेल की तरह है कि अगर 99 पे आउट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 98 से फिर खेल लेंगे, वापस आपको शुरू से ही शुरू करना होगा। तो यहां पर पॉइंट ये है कि स्पीड और उन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी है, परसिवरेंस आपको रखना होगा। तो माय बेस्ट विशेस जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर आप सोच सकते